अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आयशास लर्निंग कॉर्नर। मैं हूँ आयशा यासीन और आज हम 8611 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स पर्सपेक्टिव, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको लिखा है, जिसके लिए जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ये किसने लिखे हैं? राव अब्दुल करीम ने, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर हैं जेहलम के। उन्होंने सबसे पहली स्लाइड में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि हम थिंकिंग जो है हम कब कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल। मतलब जो आसमान है वो क्यों नीला है, क्या हम वक्त में पीछे जा सकते हैं, या वो लड़की या लड़का जो भी है वो क्या खूबसूरत है, या मेरी तरफ खूबसूरत हैं या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्या हैंगे, थिंकिंग। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ आपको सवालात आप उनके बारे में करते हैं, सोचते हैं और फिर उनके जवाबात ढूंढते हैं, वो क्या है, दरअसल एक थिंकिंग है। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज़ पर्पसफुल ऑर्गेनाइज प्रोसेस दैट वी यूज़ टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स हैपन्ड अराउंड अस। थिंकिंग क्या है, सोच क्या है कि जो सोच है वो एक मकसद है, बामकसद है, ठीक है, मुनज़्ज़म प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम क्यों करते हैं हम इस्तेमाल, ताकि हम जो चीज़ें हैं उनको हमारे इर्द गिर्द हो सके, उनकी कोई सेंस बनाई जा सके। फिर उन्होंने एक हमारे पास स्टेटमेंट दी है कि वो पूछते हैं कि आप अगर इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि यू विल नेवर बिकम ग्रेट अंटिल यू ऑन थॉट्स मेक यू ग्रेट। आप तक अजीम नहीं बन सकते जब तक आपकी जो सोच है वो अजीम ना हो। मतलब जैसी आपकी सोच होगी बिल्कुल आप वैसा ही सोचेंगे, और फिर जैसा सोचे होंगे फिर दूसरे जो हैं वो आपके बारे में कयास कर सकते हैं कि हाँ इसकी सोच अच्छी है, या ये अच्छा सोचता है तो ये अच्छा होगा या होगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम अहमियत देखेंगे कि थिंकिंग क्या है। आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ थिंकर्स की। सबसे पहले है डॉजिट की। उन्होंने 1987 में क्लासीफाई क्रिटिकल थिंकिंग को इस तरह किया था कि द एबिलिटी टू स्टेप बियॉन्ड कॉमन सेंस assumption एंड बी एबल टू इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ देयर जेनेसिस, डेवलपमेंट एंड पर्पस। फिर एनएस की है, उन्होंने 1985 में दी थी। उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग इज रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दैट इज़ फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू। फिर हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो कि हमारी बुक, जो कि ऑफिशियली इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, उसमें हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। जो एडवर्ड ग्लेसर हैं, उन्होंने 1948 में क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव रखे थे जो कि 3 थिंग्स पे इवॉल्व करते हैं, मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट वन है एटीट्यूड, देन नॉलेज एंड देन स्किल्स। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड ऑफ बीइंग डिस्पोज टू कंसीडर इन अ थॉटफुल वे द प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट्स दैट कम विद इन द रेंज ऑफ वंस एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑफ द मेथड्स, मतलब नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए इसके लिहाज से। मेथड्स ऑफ लॉजिकल इंक्वायरी एंड रीजनिंग। फिर स्किल क्या है कि आप जो भी आपके पास वो मेथड्स आए हैं उनको आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है वाई, क्यों। ठीक है, यू नीड लॉजिक एंड क्रेडिबल डेटा टू चेंज समवंस ऑलरेडी बिल्ट पर्स। मतलब कोई भी आपने मफरूज़ा पहले कायम कर लिया है, कोई भी आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसके बारे में आपने पहले एक चीज़ किसी दूसरे ने सोची हुई, तो आपको लॉजिक चाहिए होगा कि उसे बताने के कि आपने ये जो पहले बात सुनी हुई ये गलत है। तो आप जब उसको बताएंगे तो आपके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए कि इस तरह एक क्वेश्चन नहीं होता, इस तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोर्ड मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अगर वैसे ही लिखे हुए हों, पहले प्लस आए फिर मल्टीप्लाई आए फिर डिवीजन फिर सब्ट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, उसी तरह लिखा होगा, तो फिर हमें क्या होगा, कुछ लोग जिनको बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं आता होगा वो सिंपली पहले इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे, ये जो भी, ठीक है। और अगर उनको पहले बोर्ड मार्क्स का रूल आता होगा, फॉर एग्जांपल उसमें प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर उसके बाद वो बोर्ड मार्क्स में पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे और देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें लॉजिक चाहिए होता है किसी भी चीज़ को सही बताने में, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि थिंकिंग की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, ताकि हम उनके ज़रिए मल्टीपल लेंसेज के ज़रिए सोच सकें।
कौन कौन सी है? साइंटिफिक थिंकिंग है, मैथमेटिक थिंकिंग है, हिस्टोरिकल थिंकिंग है, एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकिंग है, इकोनॉमिक थिंकिंग है, मोरल थिंकिंग है एंड फिलोसफिकल थिंकिंग है। अब क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू स्क्रैम और पॉल, उन्होंने 1987 में कुछ सब डिवीजन्स की थी। उन्होंने कहा था कि अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ जनरेटिंग एंड प्रोसेस स्किल्स, द हैबिट बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट ऑफ यूजिंग दोज स्किल टू गाइड बिहेवियर। फिर उन्होंने कहा है कि आपने कुछ भी एक टुकड़ा, मतलब कोई भी एक न्यूज़ आपने उसको चूज़ कर लेना और फिर उसके बारे में आपने अपना ओपिनियन देना, क्या है वो सही है या गलत है, क्या आप अपनी सोच के मुताबिक उसका जवाब देना है। फिर वो कहते हैं कि अगर एक क्रिटिकल थिंकिंग है और वो कोई चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो लिंडा एल्डर ने 2007 में कुछ क्वालिटीज़ दी थी कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा उसके अंदर कम से कम ये एबिलिटीज़, खसूसियात लाजमी होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए। उसने कहा था कि वो कुछ सवालात और जो मसाइल वगैरह हैं जन्म ले रहे हैं उनके बारे में बात करे, ठीक है। फिर गैदर्स एंड एसोसिएट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्स टू वेल रीजन्ड कंक्लूजन सॉल्यूशंस आफ्टर टेस्टिंग। फिर जो भी उसके पास प्रॉब्लम आई है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हासिल करे, फिर उसे के बारे में उसके कुछ सॉल्यूशंस निकाल के उसकी कंक्लूजन वगैरह करे, जब तक वो उसको टेस्टिंग वगैरह कर लेता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी उसका क्राइटेरिया है रीजन का, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट ओपन मेंटली विद इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ थॉट, एलैबोरेट इफेक्टिव हिज और, ठीक है। वो मतलब जो भी वो चीज़ें सोच रहा है वो अपने इस तरह वो देखे कि उसकी जो मेंटल हालत है आई थिंक वो ठीक है या नहीं, और फिर वो जो भी अपना आंसर निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है, और फिर अगर वो इफ़ेक्टिव हैं तो फिर उनको एलैबोरेट भी करे। फिर हिस्टोरिकल ह्यूमन इवैल्यूएशन है, उसमें क्या है कि ह्यूमन बींग्स इन जंगल एंड केव्स ड्यूरिंग स्टोन एज, वहाँ पे वो खुद को महफूज कैसे रख सकते थे, वो वहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल कैसे कर सकते थे, वो आग का इस्तेमाल कैसे करते थे, वो अपने फसलें वगैरह जो है उनको कैसे बोते थे या उगाते थे, ठीक है। अपने घर कैसे बनाते थे, उन्होंने ये जो तहसीब है, डेवलप सिविलाइजेशन है, इसको कैसे किया, ठीक है। वो तिजारत वगैरह कैसे करते थे, ठीक है। तो उसका ये जो हमारा ये सारा जो आंसर है उससे हमने क्रिटिकल थिंकिंग की ये जो भी सोचा है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया कि वो लर्न करते थे, दे लर्न, इनके वो सीखते थे, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्रिटिकल अप्रोचेस के ओरिजिन है कि जो सोक्रेट था उसने क्या किया था, क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू एंड प्रोब डीपली इन थॉट्स। मतलब जो सोक्रेट था वो मुख्तलिफ तरह के सवालात सोचता था और उसके जवाबात देता था। चैलेंज बिलीफ्स विद डीप थिंकिंग फॉर क्लैरिटी, फिर वो चैलेंजेस भी जो उनके बिलीफ वगैरह थे उनको सोच के और आंसर देता था। इस्टेब्लिश दैट पीपल में हैव पावर एंड हाई पोजीशन बट स्टिल कैन बी इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज एंड इरेशनल। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग टेक्निक वाज कंटिन्यूड बाय प्लेटो अरिस्टो। फिर जो ये उसने क्वेश्चनिंग की, मतलब वो बच्चों को या कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता था, उनसे सवाल करता था, तो उसकी जो ये टेक्निक है वो आगे प्लेटो और अरिस्टोटल वगैरह ने भी कंटिन्यू जारी की। और जो बाकी के ग्रीक थिंकर्स थे उनको भी ये बेस्ट टेक्निक लगी थी सोचने की। फिर अर्ली मिडल एज में फ़िलासफ़र्स लाइक अल-फराबी और थॉमस एक्विनस जो है उन्होंने भी ये ट्रेडिशन जो है सिस्टमेटिक क्रिटिकल थिंकिंग की जिससे स्टार्ट हुई थी उसको शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इब्न सीना ने भी क्रिटिकल और कंपैरेटिव एनालिसिस जो था सोक्रेट का उसको उसने लिया और ये फ़िलासफ़िकल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लेके आया, और फिर क्रिटिकल रिव्यू ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो थी रिसीव्ड उसको सेंसेस, मुख्तलिफ सेंसेस से हुई रिसीव्ड, उसको आगे स्टार्ट किया। फिर ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज आगे कंटिन्यू हुई है। फिर रेनेसां के पीरियड में जो कि 15 और 16 सेंचुरीज का है, मुख्तलिफ तरह के स्कॉलर्स जो हैं वो यूरोप में एक्टिव हुए क्रिटिकल थिंकिंग के अबाउट। उन्होंने किसके अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग की, रिलीजन के, सोसाइटी के, ह्यूमन नेचर के और लॉ के।
इन स्कॉलर्स में कॉलेट, रेसमस और मोर जो थे इंग्लैंड में वो ज़्यादा फेमस थे। फिर इसी तरह फ्रांसिस बेकिंग इंग्लैंड में था जिसने ये सारा सोचा। 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल और सर इसाक न्यूटन जो थे उन्होंने भी इस वर्क को प्रेजेंट किया। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में हमारे पास थिंकर्स थे, क्रिटिकल थिंकिंग जो कर रहे थे वो इकोनॉमिक्स। आदम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस था जिसने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द किंग दिया था। और इसके साथ 19वीं सेंचुरी में क्रिटिकल थिंकिंग वाज अप्लाइड टू द डोमेन ऑफ द ह्यूमन सोशल लाइफ बाय द कॉमेट एंड स्पेंसर्स। फिर 20वीं सेंचुरी में पावर और नेचर को क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पे इमर्ज किया गया। फिर क्रिटिकल थ्योरी जो है वो एजुकेशन में किस तरह है, फिर क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन हैज़ इमर्ज फ्रॉम द वाइडर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। एजुकेशन एज मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड कंट्रोलिंग in cross-examine the social, cultural, political and economic constant of compulsory education, why and how generations are silenced to question the status quo. Critical theory in the education thus throws a critical eye upon the history, development and practice of education and educational conceptualization. विलियम ग्राहम समर जो था 1906 में उसने मेंशन किया था कि स्कूल्स जो हैं वो मेक्स पर्सनस ऑल ऑन द पैटर्न। फिर फील्ड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इन एजुकेशन हैंस covers a wide range of social and educational issues, the context, curriculum, pedagogy or teaching style, the role of state, influence of corporate powers, as well as the issues of cultural and individual identity. हमें क्यों ज़रूरत है टू लर्न एज एजुकेटर के तौर पर याद करने की या सीखने की। ब्रेन्स आर साइकोलॉजिकल वाइल माइंड्स आर डेवलप्ड to have credible reasoning, encountering existing knowledge, correcting the path and thinking pattern in younger generation, to create investing for developing higher order thinking skills, to equip us with conceptualization, applying, analyzing, synthesis and or evaluating information we have. Now about intellect and expect, meaning of what we see and hear. Graduates should be prepared for thinking their way through the challenging life. Careful analysis, clear thinking and discerned deliberation are fundamental to a democratic life. Curriculum is a mind growing instrument. फिर आगे हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिसने डेवलपमेंट की थी क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर देखना है। पहले हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, क्रिटिकल है और नीचे लोअर थिंकिंग है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रिएट, कोई भी काम नया देखना है, फिर इवैल्यूएट करना है, मतलब जो काम आया उसके ऊपर जस्टिफाई डिसीजंस वगैरह करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसको अप्लाई करना है किसी भी चीज़ के अंदर, फिर उसको समझना है, फिर उसको रिमेंबर करना है। ठीक है, अगर हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग से जाएंगे तो पहले रिमेंबर होगा, अंडरस्टैंड होगा, अप्लाई होगा, एनालाइज होगा, एवेल्यूएट होगा और फिर हम क्रिएट करेंगे। इसलिए फर्स्ट पे हम जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ें हैं उसको दोबारा से हम सोचेंगे, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर रिसर्च करनी, फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में रिसर्च करनी है, उसके किसी टॉपिक के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम रिकॉल आइडियाज़ करेंगे कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ हैं, फिर हम देखेंगे कि उन आइडियाज़ को हम आगे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इकॉनमी है तो उसमें रिकॉल आइडियाज़ कैसे करेंगे कि हमने पॉलिटिकल की भी टर्म पढ़ी है और इकॉनमी की भी, और उसको फिर पॉलिटिकल इकॉनमी को हम जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको किसी दूसरी पैटर्न में कैसे लेके जाएंगे, देन इसी तरह आगे उसका। फिर आगे हमारे पास प्रोसेस है, हाउ डू वी डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमें पहले बताया है कि रिसीव, एनालाइज द फैक्ट, ओपिनियन, अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस, मतलब जो भी चीज़ हमारे पास रिसीव हुई उसको फैक्ट्स जो है उनको एनालाइज करना है और ओपिनियंस को भी, फिर एजम्पशंस बनानी है और फिर हाइपोथेसिस डेवलप करना है। यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, और फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज देखने हैं कि जब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हम वेरीफाई कर सकें ताकि उसकी हमें पता लगे वो कितनी अथेंटिक है। डेवलप क्वेश्चन, फिर हमने जो भी चीज़ हमारे पास आई, जो भी मटेरियल आया है उसे हमने क्या करना है,
उसके बारे में क्वेश्चंस करने हैं और उसके आंसर्स देखने हैं किसी भी सोर्स के, जो सोर्स जो हो ठीक हो। फिर उसको हमने क्रॉस चेक भी करना है इंफॉर्मेशन को, आया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ठीक भी है कि गलत है। फिर हमने अपना सोशल सर्कल जो है उसे ज़्यादा बढ़ाना है ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अजप्शंस जो हैं वो गैदर कर सकें। फिर हमने मुख्तलिफ़ तरह के ऑथर्स को पढ़ना है जिनका इसके बारे में मुख्तलिफ़ ओपिनियन है। फिर हमने अपनी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अप्लाई करना है और देखना है कि आया ये ठीक है या नहीं। फिर क्वेश्चंस बताने थ्योरीज़ के जो हमने पहले स्टार्ट में लिखे थे कि इस बेस पे हम कर रहे हैं आया, फिर उसका देखेंगे। जैसे हमने साइंटिफिक थ्योरी में कोई भी साइंटिफिक कली कोई थ्योरी देखते हैं, ये प्रॉब्लम देखें, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो हम उसके जो प्रोसेस करते हैं वो सारा यहाँ पे भी हमने मेथड करना है। बेसिकली हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं क्रिटिकल थिंकिंग के? आज के दौर में मुख्तलिफ़ तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड एकेडमिक स्किल्स को नहीं देख रहे, लेकिन वो भी ये भी देख रहे हैं कि गुड थिंकिंग हो और उनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हों, तो ताकि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन कर सकें ज़रूरत के मुताबिक। लर्न क्विकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ताकि वो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो तेज़ी से सीख सकें जल्दी से और अपनी जो मसाइल हैं उनको पूरा हल कर सकें। Unlearn and relearn attitude is desirable. Teach them to show creativity, gather and analyze the issue in a meaningful manner. Teach them as to how they can avoid foolish decisions. Support them in developing thinking skills. Barrier to critical thinking. If the critical thinking is so important, then why and critical thinking is so common in our society? Why that when people include the highly educated and intellectual people find it difficult to think critically. हमारे पास कुछ बैरियर्स थे, तो आगे बैरियर्स कौन कौन से हैं? ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ सेंटर मतलब खुद ही सोचते रहना। सोशियोसेंट्रिज्म मतलब ग्रुप में सोचना। अनवारंटेड assumptions, a belief that someone is true without proper evidence. बस वैसे ही हमने ये सोचने लग जाना कि फ़लाँ बंदा जो है वो सही है और बाकी हमने ये नहीं देखना कि आया वो सच में सही है या गलत है, कि हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसे, लेकिन बस हम खुद ही वैसे ही कह दें देख के हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। विशफुल थिंकिंग, बिलीविंग समथिंग इज़ ट्रू बिकॉज वन विशेज इट टू बी ट्रू। ऐसे देखना कि कुछ लोग जो होते हैं वो ये यकीन रख लेते हैं कि ये चीज़ सही है क्योंकि उनको ख्वाहिश होती है कि हाँ अल्लाह करे ये चीज़ सही हो। रिलेटिविज़म, थिंकिंग दैट ट्रुथ इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। और जो लोग हैं वो सिर्फ इस तरह ये समझते हैं कि जो हम सोचते हैं ये सिर्फ हमारा ओपिनियन ही है, हमारी राय है और कुछ नहीं। फिर क्रिटिकल थिंकर की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होनी चाहिए? दे आर ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ मुख्तलिस हों। दे रिगार्ड प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल इश्यूज एज एक्सिस्टिंग चैलेंजेस, दे स्ट्राइव फॉर अंडरस्टैंडिंग, कीप क्यूरियसली अलाइव एंड रिटेन पेशेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिक जजमेंट ऑन एविडेंस। मतलब ये सारा इसमें ही है कि वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकें, वो अपना जो ओपिनियन है वो सही दे सकें, वो जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको रेज कर सकें और फिर उनका आंसर वगैरह दे सकें। उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उस रिसर्च पे असरअंदाज नहीं होने चाहिए। फिर हमारे पास एक सर ने क्विज दिया हुआ है कि उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये हमने पता आपने भी शायद पढ़ा होगा शायद नहीं, कि एक किसी से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि अगर हाउ डू यू पुट अ जिराफ इनटू अ रेफ्रिजरेटर, क्या आप एक ज़राफ़े को फ्रिज के अंदर कैसे रखेंगे? फिर वो क्वेश्चन था कि आप एलिफेंट को रेफ्रिजरेटर के कैसे लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे कि जो जंगल का बादशाह जो शेर है मतलब उसकी पार्टी है या वो जानवरों की कॉन्फ्रेंस लिखी हुई है, तो सारे एनिमल्स जो हैं उसने अटेंड किया है, तो कौन सा एनिमल नहीं आया? तो फिर एक रिवर है, ठीक है, लेकिन उसको आपको क्रॉस करना है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल हैं और आपके पास कश्ती नहीं, तो आप उसको क्रॉस कैसे करेंगे? फिर आगे हमारे पास कुछ कोट्स हैं। मार्टिन लूथर किंग के हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं, थॉमस के हैं। अब हमारे पास जो क्विज़ आया उसके हमारे पास क्वेश्चंस हैं। द लाइन ओपन द रेफ्रिजरेटर, पुट जिराफ इन इट एंड क्लोज द डोर।
हम फ्रिज खोलेंगे, उसके अंदर ज़राफ़े को रखेंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे। फिर दूसरा सवाल था कि एलिफ़ेंट को कैसे रखेंगे। पहले आपने कहा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही कह दिया था कि हमने अंदर जिराफ़ को रखा था, तो हम जिराफ़ को पहले बाहर निकालेंगे और फिर एलिफ़ेंट जो था उसको अंदर रखेंगे। फिर हमारे पास हमने क्वेश्चन हमारे पास था कि लायन किंग जो है वो एनिमल कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट कर रहा है, तो सारे आए थे, कौन सा नहीं आया था। तो उसका आंसर था कि जो फ्रिज के अंदर था, रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्योंकि आपने उसको अंदर रखा था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। फिर एक चौथा सवाल था कि रिवर है तो उसको क्रॉस करना है, लेकिन वहाँ पे मगरमच्छ वगैरह हैं, लेकिन आपके पास कश्ती नहीं है, तो आप उसे कैसे करेंगे, आगे उसे मैनेज कैसे करेंगे जाने के लिए। तो आप जंप इनटू द रिवर एंड स्विम अक्रॉस ऑल द एनिमल्स आर इन कॉन्फ्रेंस। तो जब आप जाएंगे नदी में, छलांग लगा देंगे और चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले कहा था कि जो सारे एनिमल्स हैं वो कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, तो सारी बात है फिर मगरमच्छ भी गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को स्लाइड्स थी फर्स्ट चैप्टर की, उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा सुन लें, और इंशाल्लाह कल आपको न्यू वीडियो मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।